जय हिंद बच्चों। आशा है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम विषय के जिस बिंदु को पढ़ेंगे वो हमारे व्याकरण से है। अब व्याकरण को पढ़ने से पहले हमें पता होता है कि किसी भी भाषा का व्याकरण संबंध ज्ञान हमें बहुत आवश्यक होता है। अब चूँकि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो उसमें व्याकरण के किन किन नियमों का पालन हमें करना है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। अब आज जो विषय या व्याकरण का जो बिंदु हम आज पढ़ने वाले हैं उसे हम कुछ इस तरह से समझ लें कि यदि हमारा कोई मित्र है और हमारे मित्र की हमारे किसी दूसरे मित्र से कुछ शत्रुता हो गई तो हम क्या करेंगे, दोनों में मित्रता कराने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए हम भरपूर प्रयास भी करेंगे, हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब इस जोड़ने को हम क्या क्या कह सकते हैं, जोड़ने का भाव कह सकते हैं या संधि कराने का भाव भी कह सकते हैं। आप बिल्कुल सही समझ गए। आज हम व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ेंगे। हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है और इसके नियम क्या क्या होते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं संधि। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, कुछ ज़रूरी बातें नोट करने के लिए जो आप हमारे साथ साथ नोट करते जाएंगे। सबसे पहले हम कुछ शब्दों को देखते हैं, जैसे पुस्तकालय। हम देख रहे हैं पुस्तक धन आलय, सर्वोत्तम सर्वधन उत्तम, पराधीनता पर धन अधीनता। इस प्रकार हम इन शब्दों में देख रहे हैं कि इन शब्दों में पुस्तक धन आलय क के साथ अ की ध्वनि जुड़ी हुई है और आ में तो आ की ध्वनि है ही। अब हम ये समझ रहे हैं कि संधि में दो ध्वनियों का मिलन आपस में होता है। ध्वनियों का मिलन वर्णों के माध्यम से होता है, तो हम कह सकते हैं दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि को देखेंगे। स्वर नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर स्वरों के विषय में कुछ बताया जाएगा। तो स्वर संधि में स्वरों का मिलन आपस में होता है। वो किस प्रकार होता है ये हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। स्वर संधि दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि एवं अयादि स्वर संधि। इस प्रकार हमने देखा कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में दो समान स्वरों का, दो सजातीय स्वरों का मेल होता है। सजातीय स्वर या समान स्वर जैसे अ से अ का मिलन, ई से ई का मिलन। जैसे हमने शब्द देखा मतानुसार, मत धन अनुसार, तो यहाँ पे त में जो अ की ध्वनि है वो और अ आपस में मिलके बन गए मतानुसार, बड़े आ की मात्रा। जैसे दूसरा उदाहरण देखें, परमानंद, परम धन आनंद। यहाँ पे भी म में जो अ की ध्वनि है वो आ से मिलती है तो सजातीय स्वर आ में ही परिवर्तित हो जाती है। ये तो हो गए अ के उदाहरण। अब हम और स्वरों के उदाहरण देखते हैं, जैसे रवींद्र, रवि धन इंद्र। यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा छोटी ई से मिलकर बड़ी ई में परिवर्तित हो रही है, तो हमारा शब्द बन जाता है रवींद्र। अब हम दीर्घ स्वर संधि को समझ रहे हैं। इसे हम इस तरह ही याद रखेंगे कि इसमें सजातीय या समान स्वरों का ही मेल
होता है, इसलिए इसे दीर्घ कहा जाता है कि ये बड़े वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। अब हम स्वर संधि का दूसरा भेद देखेंगे, गुण स्वर संधि। इसे हमें कुछ नियमों के अंतर्गत जानना होगा। इन नियमों को जानने के लिए हम छोटे छोटे से सूत्र बना लेते हैं। जैसे अ के आगे यदि ई मिलता है तो ए एड़ी का बन जाता है। यदि अ या आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो दोनों के मिलने पर ओ बन जाता है। जैसे हम देखें देव धन इंद्र, देवेंद्र, यहाँ पर अ और ई से मिला तो उसने ए की मात्रा बना ली। दूसरे में हम देखेंगे आ धन र, तो ये बना महर्षि, महा धन ऋषि, महर्षि। अतः हम इन शब्दों को गुण स्वर संधि कहते हैं। और हम नियम भी बता सकते हैं कि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़े ऊ के बाद री ऋषि वाला आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर बन जाते हैं। इसे ही गुण स्वर संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे संधि का ही तीसरा प्रकार, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को पहले हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सदैव, ये शब्द हमें बहुत जाना पहचाना है। यदि हम सदैव को तोड़ेंगे तो इसका विच्छेद हो जाएगा सदा धन एव। हम यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा आ और ए ने मिलकर अय की मात्रा को बना लिया है। हमें वृद्धि संधि का एक नियम समझ में आया कि जब बड़े आ की मात्रा ए से मिलती है तो वो अय की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए यहाँ सदा धन एव मिलकर नया शब्द बन गया सदैव। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखें, एक धन एक बन गया एक एक, अर्थात अ ए से मिला, छोटा अ ए से मिला तो उसने भी एक ही ए की मात्रा बना ली, शब्द बन गया एक एक। अगला शब्द देखें, महा औषधि, महौषधि। यहाँ पर बड़ा आ औ से मिल रहा है और औ की मात्रा को ही बना रहा है। इसके कुछ नियम जान लेते हैं वृद्धि संधि के। यदि अ और आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आ जाए तो मिलकर ये ए, और ओ या औ आ जाए तो मिलकर औ बन जाते हैं। इस क्रिया को हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अब आते हैं चौथे प्रकार पर। चौथा प्रकार है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में किस प्रकार के शब्द होते हैं, पहले हम शब्दों को देख लेते हैं। अत्यधिक, इत्यादि, स्वागत, अन्वेषण और प्रत्येक। सबसे पहला शब्द लेते हैं अत्यधिक। यदि हम इसका विच्छेद करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें लिखा है अति धन अधिक। अति और अधिक से मिलकर शब्द बन गया अत्यधिक। यहाँ पर छोटी ई छोटे अ से मिल रही है और य को बना रही है तो हमारा शब्द बन गया अत्यधिक। पहला नियम, यदि ई छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई की जगह क्या हो जाता है, य हो जाता है। ये मिला हमें पहला नियम। दूसरे नियम में हम देखेंगे कि यदि छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो उसकी जगह व हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने देखा स्वागत। स्वागत को यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होता है सु धन आगत। यहाँ पर हमने देखा छोटे ऊ जो है वो आ से मिल रहा है तो हमने यहाँ पर देख ही लिया था, यदि ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ऊ की जगह वहाँ पे व लग जाता है। तो यहाँ पे भी छोटे ऊ की जगह व लग गया, नया शब्द बन गया स्वागत। इस प्रकार हमारा यण संधि का भी प्रकार हमने देख लिया। इसके बाद
हम स्वर संधि का 5वां प्रकार देखेंगे, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में बेटा हम पहले कुछ शब्द देखते हैं। नयन, पवन, गायक, पावन। इन शब्दों को यदि हम तोड़ें तो हम देखेंगे नयन, नए, धन, अन। यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो न में जो ए की मात्रा लगी हुई है, जब वो अ से मिल रही है तो वो अय शब्द को बना रही है। इस प्रकार हमारा शब्द बन जाता है नयन। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, गायक। गायक में ग में ए की मात्रा लगी हुई है और वो किससे जुड़ा है? अक शब्द से जुड़ा हुआ है। अब ये जो ए की मात्रा है, जब ये छोटे अ से मिलेगी तो ये आय शब्द को बना रही है। ये आय शब्द जब हमारे मूल शब्द में जुड़ेगा तो वो बन जाएगा गायक। इन शब्दों को बनाने में, इन नियमों को समझने में हमें ज़रा सा भी भूल नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यदि हम आए, आय, अव और आव में थोड़ा सा भी यदि हम इसमें भ्रमित हो जाएंगे तो हमारा जो शब्द है उसकी पहली बात तो शब्द ही नहीं बनेगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी बच्चों, कि हम उसमें सही संधि नहीं बता पाएंगे। जैसे हमने शब्द देखा पावन। पावन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, पौ, धन, अन। यहाँ पे हमने देखा आओ। हम अपनी स्क्रीन पर इन सब उदाहरणों को अच्छी भली प्रकार से देख रहे हैं, इनका विच्छेद भी देख रहे हैं और इनके मात्राएं और इनके स्वर जैसे आपस में मिल रहे हैं और उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है हम उसको भी देख रहे हैं। जैसे पौ, धन, अन। यहाँ पर पौ में जो औ की मात्रा लगी है वो अन में जब छोटे अ से मिलती है तो बना देती है आव। शब्द बन जाता है पावन। पौ, धन, अन बराबर पावन। ये सब हमारे अयादि संधि के उदाहरण हैं। इसे अब हम नियम के अंतर्गत देखेंगे। यदि ए, ऐ, ओ, औ से आगे कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ए की जगह ऐ और ऐ की जगह आय, ओ की जगह अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे हमने शब्द सुना है भावुक। भावुक शब्द में भौ, धन, उक। यहाँ पर हमने देखा औ जब ऊ से मिलेगा तो वो आवू में बदल जाएगा। आवू जब मूल धातु से जुड़ेगा तब वह भावुक बन जाएगा। इसे हम अयादि स्वर संधि के रूप में पहचानते हैं। बच्चों, स्वर संधि के भेद जानने के पश्चात अब हम बढ़ते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ कुछ व्यंजनों के बारे में चर्चा होगी, तो अब हम देखेंगे कि व्यंजन संधि किस प्रकार होती है और इसके क्या क्या नियम होते हैं। इन्हें देखने के लिए हम स्क्रीन पर कुछ शब्दों को देखेंगे। सद्भावना, सत, धन, भावना। जगन्नाथ, जगत, धन, नाथ। इसी तरह अगला शब्द देखेंगे उन्नति, उत, धन, नति। यहाँ पर त में हलंत जो कि एक व्यंजन है और इसी प्रकार न, जब त और न मिलते हैं तो ये आधा न और पूरा न में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह शब्द बन जाता है उन्नति। इसी तरह हम दूसरा शब्द देखेंगे सज्जन, सत, धन, जन। बच्चों, हम यहाँ देखेंगे त में नीचे हलंत है और जब वो ज से मिलता है तब आधा ज और पूरा ज में परिवर्तित हो जाता है। अतः यह बात निश्चित है कि यह संधि व्यंजनों के मेल से उत्पन्न परिवर्तनों को बता रही है। जितने भी शब्द हैं उनके संधि होने की स्थिति में प्रथम वर्ण हम देख भी रहे हैं कि व्यंजन होता है। जैसे हमने सद्भावना और जगन्नाथ के उदाहरण में भी
देखा है। अब हम व्यंजन संधि को समझ रहे हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से हमने देखा था कि स्वर संधि हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि दो व्यंजनों अथवा व्यंजन और स्वर के परस्पर मिलने से व्यंजन संधि हो रही है। व्यंजन संधि के उदाहरण भी हमने देख लिए। इन उदाहरणों को देखने के पश्चात हम व्यंजन संधि में परिवर्तन के नियमों को जानेंगे। जैसे पहला नियम, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जगदीश। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है जगत धन ईश। अब यहाँ पर जो वर्ग का प्रथम वर्ण है अर्थात त, थ, द, तो यहाँ पर हमने देखा कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो त से अगर हम गिनते हैं तो त 1, थ 2 और द 3 नंबर पे आता है। तो जब संधि होगी तो त द में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनाएगा जगदीश। दूसरा नियम, वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। जैसे पहले नियम में देखा था हमने कि पहला वर्ण जो था तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा था। यहाँ पर पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। जैसे वाक धनमय, वांगमय। इसके पश्चात जैसे क वर्ण, च वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के बाद न या म होने पर प्रथम वर्ण का रूपांतरण पंचम वर्ण में हो जाता है। ये हम उपर्युक्त उदाहरण में देख भी चुके हैं। अब जहाँ पे त के नीचे हलंत है उसमें क्या विशेष नियम होता है? त या द के बाद च या छ हो, अर्थात त या द के स्थान पर यदि च या छ हो तो क्या हो जाता है? च हो जाता है। जैसे त और च मिले तो वो क्या बन जाएगा? उच्चारण। उत धन चारण, उच्चारण। इसी प्रकार यदि त या द के बाद कौन से व्यंजन आ जाएं? ज या झ, तो त और द के स्थान पर ज हो जाएगा। ये हमने ऊपर इसको समझ भी लिया है। जैसे सत धन जन, त के बाद ज, तो यहाँ पर भी वो ज में ही परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद बेटा पांचवें नियम के अंतर्गत हम देखेंगे, यदि म के बाद वर्ग का प्रथम वर्ण है, मान लीजिए हम क वर्ग लेते हैं। क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? क है। हमने उदाहरण लिया सम धन कल्प। यहाँ पर म वर्ण के बाद क वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है क। शब्द क्या बन जाएगा? बदले विकल्प से अनुस्वार या उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा संकल्प। यदि किसी के पहले स के पूर्व अ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है तो स के स्थान पर श, यहाँ पे कौन सा श? षटकोण वाला हो जाता है। जैसे अभी धन सेक, अभिषेक। इस प्रकार हमने व्यंजन संधि के लगभग 6 नियम देख लिए। इन 6 नियमों से ही हम किसी भी शब्द में व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं। अब हम व्यंजन संधि को भली प्रकार से समझ गए हैं कि जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं या स्वर या व्यंजन आपस में मिलते हैं तब वहाँ व्यंजन संधि होती है। अब हम संधि का तीसरा प्रकार देखेंगे जो है विसर्ग संधि। विसर्ग नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ विसर्ग के विषय में कुछ बताया जाएगा। विसर्ग से हम परिचित हैं। संस्कृत में विसर्गों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाषा के शुद्धि के लिए, व्याकरण सम्मत भाषा बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि हिंदी में विसर्ग संधि के क्या नियम होते हैं और किस प्रकार विसर्ग शब्दों में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। शब्द देखते हैं, यशोगान, मनोहर, मनोज। इन शब्दों का जब हम संधि विच्छेद करते हैं
तो बनता है यशः धनगान, मनः धनहर, मनः धन ज। इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं पहले विसर्ग के पश्चात जब स्वर या व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विकार का अर्थ परिवर्तन। जैसे यशः धनगान, यहाँ विसर्ग के बाद व्यंजन ग है, वो ओ में परिवर्तन हो रहा है। विसर्ग जब व्यंजन से मिल रहा है तो उसका परिवर्तन ओ में हो रहा है। मनः धनहर, यहाँ पे भी विसर्ग जब ह से मिल रहा है तो वो मनोहर शब्द बना रहा है। इसी प्रकार सरोवर और पुरोहित शब्द भी बनते हैं। सरः धनवर बराबर सरोवर, पुरः धनहित बराबर पुरोहित। अब विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं। नियम क्रमांक 1, यदि अ के बाद विसर्ग हो और आगे वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण य, र, ल, व, ह में कोई हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद यदि ग आता है, विसर्ग के बाद यदि ज आता है, विसर्ग के बाद यदि ह आता है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो उदाहरण हमने समझे हैं वही विसर्ग संधि का नियम क्रमांक 1 है। अब हम आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण। दुरात्मा, दुर्घटना, निर्धन, दुर्गुण। इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि विसर्ग के पूर्व क्या क्या शब्द आ रहे हैं। जैसे विसर्ग के पूर्व आ रहा है, विसर्ग के पूर्व घ आ रहा है, विसर्ग के पूर्व ध आ रहा है। इन शब्दों में इन वर्णों के स्थान पर विसर्ग से जब ये मिलते हैं तो इन स्थान पर र वर्ण आ जाता है। यदि हम इन उदाहरणों को फिर से देखें, दुह धन आत्मा, यहाँ पे विसर्ग के बाद अ आ रहा है तो वह र में परिवर्तित हो रहा है। दुह धन घटना, यहाँ विसर्ग के बाद जब घ आ रहा है तो वह भी र में परिवर्तित, दुर्घटना में परिवर्तित हो रहा है। अब हम जानते हैं नियम क्रमांक 2, यदि विसर्ग के पूर्व अ और आ दोनों स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाता है तो बाद में किसी वर्ग का तृतीय पंचम वर्ण अथवा य, ल, व और द वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निह धन चल, यहाँ पर विसर्ग के बाद च आ रहा है। अब च जब आ जाता है तो यहाँ पर वह श में बदल जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम जब विसर्ग के बाद च को लगा रहे हैं तो वह आधे श में परिवर्तित हो रहा है। जैसे दुह धन चरित्र, दुष चरित्र। इसका मतलब हुआ कि विसर्ग में च अथवा छ आने पर विसर्ग की जगह श वर्ण आ जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। नमः धनकार, नमस्कार। निह धनतार, निस्सार। नमः धनते, नमस्ते। हम यहाँ देखते हैं कि विसर्ग के बाद जब क, त आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। हम ये भी देखेंगे कि कुछ शब्दों के साथ विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने देखा प्रातःकाल, यहाँ विसर्ग अपने ही स्थान पर रहता है। अंतःकरण और अधः पतन। इस प्रकार हमने विसर्ग संधि के नियमों को जान लिया कि किस वर्ग में किस वर्ण के साथ जब विसर्ग का मेल होता है तो वह विसर्ग कौन से वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह हमारी पाठ्यपुस्तक में भी दिया हुआ है। आप इस संधि के कालखंड के माध्यम से और पाठ्यपुस्तक को पढ़कर इसे भली भांति समझ सकते हैं। जय हिंद।